नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 27 नवंबर 2020 के डेली करंट अफेयर्स बर्निंग न्यूज़ डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, रिसेंटली 26/11 मुंबई टेरर अटैक्स की 12वीं एनिवर्सरी में राजनाथ सिंह जी ने एक भाषण दिया और इस भाषण में साफ साफ बोला है कि देखिए, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, खासकर 26/11 के बाद जो गवर्नमेंट की पॉलिसी बन के आई है, किसके फील्ड में, कोस्टल सिक्योरिटी की फील्ड में, और जो हमारा सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इवॉल्व हो रहा है उसके चलते आगे आने वाले समय में 26/11 जैसे इंस्टेंसेस दोबारा होंगे नहीं। फिर साथ साथ गवर्नमेंट ने क्या किया है, राजनाथ सिंह जी ने बोला गवर्नमेंट ने आर्मी को ओपन हैंड दे दिया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। तो पहले क्या होता था कि सरकार आर्मी को बोलती थी कि आप रिस्ट्रेन कंट्रोल करिए, आप लड़ाई मत करिए, बट जब से ये गलवन वैली वाला इंसिडेंट हुआ था उसके बाद से एक प्रकार से हमारी आर्म्ड फोर्सेस को सरकार ने ओपन हैंड दे दिया कि अगर आपके ऊपर अटैक हो रहा है तो आप अपने बंदूकों को इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पलट के अटैक कर सकते हैं। तो इस प्रकार की परमिशन दी गई। कुल मिला के यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने आर्म्ड फोर्सेस को ओपनली बोल दिया है कि आप देश की सोवरेनिटी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की गवर्नमेंट किसी भी प्रकार से इंडिया की बाउंड्री, ऑनर और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। कैसे करेंगे कॉम्प्रोमाइज, अगले दिन ही नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, इनकी सरकार गिर जाएगी अगर कैसे कॉम्प्रोमाइज कर दिया तो। फिर यहाँ पे सिंह साहब क्या बोल रहे हैं कि देखिए, जब इंडिया और चाइना की लड़ाई की बात होती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, तो एक परसेप्शनल डिफरेंस है। परसेप्शनल डिफरेंस मतलब कि इंडिया का जो परसेप्शन है एलएसी का और चाइना का जो परसेप्शन है एलएसी का, वो अलग अलग है। इस परसेप्शन के चलते प्रॉब्लम आती है। वैसे तो एग्रीमेंट्स और प्रोटोकॉल्स थे हैंडल करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं इस समय पे चाइना ने उन सारे एग्रीमेंट्स और प्रोटोकॉल्स को वायलेट किया, इसलिए प्रॉब्लम्स उठ के आई हैं। लेकिन किसी भी हाल में हम पीएलए का यूनिलैटरल एक्शन नहीं सहेंगे, ऐसा राजनाथ सिंह साहब कह रहे हैं। जनरल स्टडीज पेपर 3 में चीज काम आएगी। फिर आगे बात करते हैं साइक्लोन निवार पिक्स अप पेस। देखिए, अभी भी साइक्लोन निवार की जो स्ट्रेंथ बनी हुई है, लैंडफॉल होने के 6 घंटे के बाद तक उसकी स्ट्रेंथ बनी रहेगी, ऐसा बोला जा रहा है। देखिए, लैंडफॉल होने के बाद जब समुद्र के पानी का एक्सेस कट ऑफ हो जाता है, मॉइस्चर का एक्सेस कट ऑफ हो जाता है, उसके बाद साइक्लोन कमजोर पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पे साइक्लोन निवार कमजोर पड़ेगा, लेकिन 6 घंटे तक वो तेज बारिश करता रहेगा रानीपेट, वेल्लोर और तिरुवन्नमलई डिस्ट्रिक्ट में। कुछ इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट्स में जो हवा की स्पीड है वो 65 से 75 किलोमीटर तक जा सकती है, कुछ में 65 किलोमीटर तक जा सकती है, जैसे कि तिरुचि, सलेम और नमक्कल। ठीक है। साइक्लोन निवार इस साल का सब तीसरे नंबर का सबसे डेडलीस्ट साइक्लोन है, आप कह सकते हो। इससे पहले अम्फन साइक्लोन आया था जिसने वेस्ट बंगाल में तरखाट मचाया था, और फिर निसर्ग साइक्लोन आया था जिसने महाराष्ट्र में तरसाख मचाया है, और अम्फन और निसर्ग के बाद आया है निवार। कहीं ना कहीं दोस्तों, जो साइक्लोन्स के आने की फ्रीक्वेंसी है, चाहे बड़े साइक्लोन हो चाहे छोटे साइक्लोन हो, ऐसा कहा जा रहा है कि ये फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ गई है। रीजन भी, इसका रीजन क्या बताया जा रहा है भाई, वार्मिंग ओशंस, जो ग्लोबल वार्मिंग के चलते हमारे ओशंस वार्म हो रहे हैं, उसके चलते कुछ ऐसी ज्योग्राफिकल कंडीशंस बन रही हैं, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस बन रही हैं, जिसके चलते साइक्लोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। और अम्फन और निसर्ग जैसे साइक्लोन डेथ कॉज करते हैं। कहा जाता है कि इन दो साइक्लोन्स की वजह से कम 130 लोगों की जान गई, जबकि बहुत एडवांस में पता था ये साइक्लोन आ सकते हैं। कितना भी डैमेज कंट्रोल करो, ये चीजें ह्यूमन रिसोर्स और जान को ले जाती हैं। फिर भाई एक और न्यूज़ है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। फर्स्ट वेव ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन टू कवर 30 करोड़ इंडियन। तो बोला जा रहा है कि भैया, जैसे ही वैक्सीन आएगी, जो पहली पार्ट आएगा वैक्सीन का, या फिर पहला वेव ऑफ वैक्सीनेशन होगा, उसमें 30 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन दी जाएगी। सबसे पहले उन लोगों को वैक्सीन की जाएगी जो प्रायोरिटी हेल्थ केयर वर्कर्स है, पुलिस में काम कर रहे हैं, जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है, या फिर जो थोड़े छोटे हैं बट उनको कोई बीमारी लग गई है, तो चूंकि उनकी बीमारी लग गई, उनकी बॉडी वनरेबल है, तो इनको दवाइयाँ पहले दी जाएंगी। किसने बोला है? प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के विजय राघवन जी ने। बोला जा रहा है मार्च से मई के टाइम पीरियड में, नहीं, मार्च टू मई 2021 के टाइम पीरियड में हमारे पास सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ वैक्सीन आ जाएंगी, और हम बहुत आराम से 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स जैसे कि स्टेट और सेंट्रल पुलिस, आर्म फोर्सेस, होम गार्ड्स, सिविल डिफेंस, जो कि 2 करोड़ लोग हैं, प्रायोरिटी ग्रुप्स अबव द एज ऑफ 50, इनका वैक्सीनेशन कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पे बोलने की कोशिश की जा रही है। नरेंद्र मोदी जी ने ट्यूसडे को सारी स्टेट गवर्नमेंट से बोला कि आप अपने अपने स्टेट्स में स्टीयरिंग कमिटीज बनाइए, ब्लॉक वाइज टास्क फोर्स बनाइए, ताकि जब कोविड-19 की वैक्सीन आ जाए तो इसका डिस्पर्सल किया जा सके। तो ये सब बातें दोस्तों यहाँ पे बोली गई हैं। फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 तक कहा गया है, हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन साहब ने बोला है कि कोविड-19 की वैक्सीन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 तक
आ जानी चाहिए। ओके, जनरल स्टडीज पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है। फिर री इन्वेस्ट को इनॉग्रेट किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। क्या है ये? थर्ड ग्लोबल रेन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट, इसको री इन्वेस्ट बोला जाता है। इसको ऑर्गेनाइज किसने किया? MNRE ने, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी ने। 26 से 28 नवंबर 2020 को आएगा वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे। इसकी थीम क्या है? इनोवेशंस फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन। तो यहां पे इस री इन्वेस्ट समिट में होगा क्या? जो इन्वेस्टर्स हैं उनको रिन्यूएबल ग्रोथ के बारे में नॉलेज दी जाएगी। पार्टनर कंट्रीज कौन है री इन्वेस्ट की इंडिया के? तो ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, डेनमार्क, जर्मनी, यूके, मालदीव, यूरोपियन यूनियन एंड यूएस। पार्टनर स्टेट्स कौन है इस बार के? गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु। रिन्यूएबल एनर्जी की फील्ड में अगर एफर्ट्स बात की जाए कि इंडिया क्या क्या एफर्ट्स लगा रहा है, तो भैया पीएम कुसुम स्कीम के बारे में सुना होगा। तो पीएम कुसुम स्कीम के चलते 20 लाख डीजल पंप की बजाय सोलर पंप लगाए गए हैं इंडिया में। इंडिया ने टारगेट बनाया है कि 175 गीगावाट ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी हम लोग लेके आएंगे 2022 तक, और 450 गीगावाट ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी लेके आएंगे 2030 तक। और ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये इंडिया को क्या देंगे? वन सन वन वर्ड। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर जो नारा है ना, वन सन वन वर्ड देंगे। अभी के लिए रेन्यूएबल कैपेसिटी इंडिया कितनी? 136 गीगावाट। टोटल देश की कैपेसिटी का ये 36% है। टारगेट क्या है? 175 गीगावाट बाय 2022। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये भी टारगेट किया है कि सभी घरों के ऊपर जहां जहां पे पॉसिबल है सोलर प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे 2022 तक। तो बेसिकली ये जो री इन्वेस्ट समिट है, जो कि इस बार की थर्ड ग्लोबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट समिट है, जिसको वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 26 से 28 नवंबर तक, ये एक्चुअली में दुनिया भर के बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को, बहुत लोगों को रेन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट की इंपॉर्टेंस को समझाते हुए रेन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रमोट करने की, कन्विंस करने की कोशिश करेगी। फिर नेक्स्ट आते हैं फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन। इनॉग्रेशन ऑफ हनी फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन अंडर फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन स्कीम। देखिए यहां पे बात हो रही है एक ऐसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की जो कि शहद की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। तो शहद की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व जो एफपीओ प्रोग्राम है, तो हनी एफपीओ प्रोग्राम ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहां पे इनॉग्रेट किया गया है हनी एफपीओ प्रोग्राम, यानी कि हनी की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, शहद की ग्रोथ को बनाने के लिए फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाएंगे। इसके लिए बोला गया हनी एफपीओ प्रोग्राम किसके अंदर बनाया जाएगा? नफेड के अंदर, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसको लॉन्च किसने किया? श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। अगर आप बात करो बी कीपिंग की, तो बी कीपिंग क्या है? देखिए मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं, मधुमक्खी के छत्तों से आप लोग शहद निकालते हो। तो कई कई जगहों पे आर्टिफिशियली इन मधुमक्खी के छत्तों को लगवाया जाता है ताकि जब ये बड़े हो जाएंगे तो उसमें से शहद निकलेगा। ये इंडस्ट्री अनऑर्गेनाइज तरीके से काम करती है रूरल और ट्राइबल पॉपुलेशन में। कहीं ना कहीं शहद के प्रोडक्शन का पोटेंशियल हमारे देश में बहुत ज्यादा है, बट ये जो हनी प्रोडक्शन इंडिया है, हनी प्रोडक्शन इंडस्ट्री है इंडिया में, ये अंडर डेवलप्ड है और इसके अडॉप्शन में बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं। इन कंस्ट्रेंट्स को दूर करने की कोशिश करेगा नाफेड। तो बी कीपिंग की सप्लाई चेन को इंटैक्ट रखना, प्राइस रिम्यूनरेशन को इंश्योर करना, किसके लिए? बी कीपिंग फार्मर्स के लिए। ये सब करेगा आपका ये हनी एफपीओ प्रोग्राम, ठीक है। तो भैया अनएम्प्लॉयमेंट वुमेन, अनएम्प्लॉयमेंट ट्राइबल पॉपुलेशन को मदद करेगा ये प्रोग्राम हनी एफपीओ में से। ये अनएम्प्लॉयमेंट ट्राइबल और वुमेन पॉपुलेशन इन्वॉल्व होंगी, नाफेड इनको मदद करेगा। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को टेक्नोलॉजी और पैसा प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो इसमें और प्रोएक्टिव लेवल पे इन्वॉल्व हो सके। ओके, फिर देखिए क्या बोला जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रमोटिंग द क्रिएशन ऑफ एफपीओ इन व्यू ऑफ देयर सिग्निफिकेंट रोल इन फुलफिलिंग द मिशन ऑफ इंप्लीमेंटिंग एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स इन द कंट्री। प्रमोशन एंड फॉर्मेशन ऑफ एफपीओ इज द फर्स्ट स्टेप फॉर कन्वर्टिंग कृषि इनटू आत्मनिर्भर कृषि, ठीक है। फॉर दिस पर्पस न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 एफपीओ वाज लॉन्च्ड। ये जो हनी एफपीओ स्कीम है इसको नेशनल बी बोर्ड और नाफेड के अंदर लागू किया गया है ताकि जो भी मेंबर्स हों इस हनी एफपीओ के, उनको साइंटिफिक बी कीपिंग के बारे में बताया जाए, स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज सेटअप की जाए जहां पे उनके हनी की प्रोसेसिंग हो सके, और हनी के साथ साथ जो अलाइड बी कीपिंग प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे बी वैक्स, प्रोपोलिस, रॉयल जेली, बी वेनम, इनका भी प्रयोग किया जा सके जहां जहां पे इनका प्रयोग किया जा सकता है। इन एफपीओस को
नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन के अंदर काम करने वाली मिनी मिशन 1 और मिनी मिशन 2 के थ्रू भी मदद मिलेगी, जो कि नेशनल बी बोर्ड के अंदर काम करते हैं। जनरल स्टडीज पेपर 2 में चीज आपको काम आएगी। आज की फाइनल न्यूज, इथोपियाज टिग्रे क्राइसिस, पीएम डिक्लेयर्स असॉल्ट ऑन रीजनल कैपिटल मैकेले। इथोपिया की क्राइसिस के ऊपर मैं पूरी की पूरी वीडियो बना चुका हूं। कैसे ये टिग्रे क्राइसिस आगे बढ़ी, कैसे ये टिग्रे कम्युनिटी बहुत तेजी से इथोपिया की पॉलिटिक्स में ऊपर गई, एरिट्रिया के साथ लड़ाई थी, एरिट्रिया एक अलग देश बन गया, पहले इथोपिया का पार्ट था, इथोपिया एक लैंडलॉक्ड कंट्री बन गया। बाद में ये जो ओरोमो लीडर आए हैं अबे अहमद, इन्होंने एरिट्रिया के साथ पीस कर लिया, बट टीपीएलएफ की ताकत को दबाने लगे, और जब वो टीपीएलएफ की ताकत को दबाने लगे तो टीपीएलएफ के साथ फुल फ्लेज्ड कॉन्फ्लिक्ट में आ गए वो, और इस हद तक कॉन्फ्लिक्ट में आ गए हैं कि भाई एक टाइम लिमिट दी थी अबे अहमद साहब ने किसके, टीपीएलएफ को लीडर्स को, तब तक आप सरेंडर कर दो, ठीक है। वेडनेसडे तक ये टाइम लिमिट लागू थी, आज हो गया है फ्राइडे। तो चूंकि टाइम लिमिट निकल गई और टीपीएलएफ की लीडरशिप ने सरेंडर नहीं किया है, तो अब इथोपियन प्राइम मिनिस्टर अबे अहमद ने कहा है कि ये ही इज लॉन्चिंग द फाइनल फेज ऑफ आर्मीज ऑपरेशन इन नॉर्दर्न टिग्रे रीजन आफ्टर वीक्स ऑफ फाइटिंग। टिग्रे रीजन की बात करिए तो ये जो है, जहां मैं येलो कर रहा हूं ना दोस्तों, ये टिग्रे रीजन है आपका इथोपिया का, और इस टिग्रे रीजन में जो लोग डोमिनेंट हैं उनके खिलाफ ये मिलिट्री एक्शन है। यहाँ पे इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर ने साफ साफ बोला है मिलिट्री से कि आप सिविलियंस को परेशान नहीं करेंगे, लेकिन रीजनल कैपिटल मैकेले पे अटैक सब बोल दिया है। अभी सिटी में 5 लाख लोग रहते हैं। आर्मी ने ये स्ट्रिक्ट निर्देश जारी किए हैं कि रेजिडेंट्स घर के अंदर रहें, बाहर ना निकलें। टीपीएलएफ पार्टी का पूरा कंट्रोल है मैकेले के ऊपर। यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस प्रोएक्टिव हो गया और बोल रहा है कि अगर इस तरीके का मिलिट्री एक्शन लिया जाएगा तो भैया वॉर क्राइम्स होने के चांसेस हैं मैकेले में। और खासकर इस तरीके के डिसीजंस ले कौन रहा है, अबे अहमद। अबे अहमद को रिसेंटली ही नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया है, और नोबेल पीस प्राइज से नवाजने के बाद एक नोबेल पीस प्राइज विनर अगर वॉर सा डिक्लेयर करता नजर आए सीधे सीधे, तो वो थोड़ा अजीब है। ह्यूमन राइट्स चीफ माइचेले बैचेटर जी ने क्या बोला है, सिटीज इनहेबिटेंट्स वर इन डीप पेरिल, वी आर रियली अलार्म्ड बाय द डेंजरस सिचुएशन particularly because of the civilians trapped in Mekelle, adding that there was potential for serious violation of international human rights law। जी बिल्कुल, इन जगहों पे सीरियस वायलेशंस हो सकते हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ को। अभी आप देखिए हंड्रेड्स ऑफ पीपल कहा जा रहा है कि मर रहे हैं, थाउजेंड्स को घर से बाहर निकाल के फेंक दिया है। इथोपियन फोर्सेस ने टिग्रे में बहुत सी जगहों को कब्जा लिया है, वहां पे लोगों के अगेंस्ट अत्याचार हो सकता है, और किस लेवल का अत्याचार होगा ये नहीं पता कर सकते, क्योंकि टिग्रे रीजन के सारे फोन कनेक्शंस, मोबाइल कनेक्शंस और इंटरनेट कनेक्शंस काट दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो डिक्लेयर किया गया असॉल्ट, इसके अगेंस्ट जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो अगेंस्ट ही बात करेगी। इथोपिया का मैप दिख रहा है आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, देखते हैं इसके बॉर्डर्स कहाँ कहाँ पे है। तो नॉर्थ में इरिट्रिया है, ईस्ट में डिजिबूटी, फिर सोमालिया, साउथ में केनिया, वेस्ट में साउथ सूडान और सूडान। तो ये है इथोपिया का मैप, पहले भी आपको दिखा चुका हूं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आज की जो लेक्चर है वो यहीं खत्म होता है। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।